नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 मई सन 2025। इसके अलावा आज महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एस्टेट अभ्यर्थी को एक और अवसर, शिक्षा बोर्ड ने फिर से मांगे आवेदन। यह है अंतिम तिथि। शिक्षक पात्रता परीक्षा 26 व 27 जुलाई को होगी। हरियाणा में बना बिना बूथ और कर्मचारी वाला टोल प्लाजा, 50 मीटर की रेंज में आते ही कटेगा टोल। CBSE बोर्ड ने जारी किया कंपार्टमेंट परीक्षा प्रोग्राम, 15 जुलाई से होगा शुरू। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत, धान समेत 14 फसलों की MSP में की बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। हरियाणा में जल्द शुरू होंगे 87 नए हार्टोन एडवांस स्किल सेंटर, इन विद्यार्थियों को होगा लाभ। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज होने वाला ब्लैकआउट हुआ स्थगित। ड्रोन मिसाइल अटैक से बचाव का अभ्यास होना था। पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल होगा। हरियाणा में अब वाहन को बिना रोके किए जाएंगे चालान। इन लोगों की खैर नहीं, जानिए कैसे होगा चालान। हरियाणा के स्कूलों में मिले टैब का इंटरनेट डाटा खत्म, अब डाटा खरीद कर होगा पढ़ना। हरियाणा में 10 गांवों की तहसील बदलने की सिफारिश। पंचायत मंत्री की सब कमेटी ने 4 फैसले किए। नए जिले बनाने के मानदंड भी बताए। और कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल योगा डे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। बाबा रामदेव होंगे शामिल। 1 लाख लोग जुटेंगे, 10 लाख पौधे लगेंगे। नशा मुक्त अभियान भी शुरू होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में रात को मौसम ने करवट ली। यमुनानगर में करीब 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। वहीं अंबाला में हवाएं चली। मौसम विभाग ने रात 10:35 तक पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार माने तो 29 मई यानी आज पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है। वहीं 7 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद व सिरसा में 25 से 50% और 15 जिलों हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल व यमुनानगर में 25% तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं 30 मई कल पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रदेश के 5 जिलों अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल व यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। तो वहीं 4 जिलों करनाल, पानीपत व सोनीपत में 25 से 50% और 13 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व मेवात में 25% तक बरसात के आसार हैं। इसी प्रकार 31 मई को भी प्रदेश के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में 25 से 50% तक तथा 10 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में 25% तक बरसात होने की संभावना है। हरियाणा में 31 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं तो हीरो मोटोकॉर्प गुरुग्राम की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट heromotocorp.com पर विजिट करना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2024 के लिए पंजीकरण का एक और अवसर प्रदान कर दिया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 26 व 27 जुलाई यानी शनिवार और रविवार को करवाया जाएगा। 26 जुलाई को लेवल 3 और 27 जुलाई को लेवल 2 व लेवल 1 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार एवं सचिव और डॉक्टर मुनीष नागपाल ने जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए नवंबर 2024 माह में पंजीकरण संपन्न करवाया गया था। अब कुछ विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण का एक और अवसर देने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके दृष्टिगत शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण का एक और अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से 1 जून सुबह 11:30 बजे से 5 जून रात्रि 11:59 तक निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन में दर्शाए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर या समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ यानी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। शुल्क का भुगतान 5 जून रात्रि 12 बजे तक करवाया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत कुल मिलाकर खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिन यानी 28 मई को ये फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए तय की गई है, जो कि पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक और दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8,110 रुपए तय की गई है, जो पहले से 589 रुपए अधिक है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। धान सामान्य की एमएसपी की बात करें तो 2,300 रुपए से 2,369 रुपए कर दी गई है। धान ए ग्रेड की 2,320 से 2,389 रुपए, वहीं ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 3,371 रुपए से बढ़ाकर 3,699 रुपए कर दिया है। बाजरा 2,625 रुपए से बढ़ाकर 2,775 रुपए कर दिया है। मक्का 2,225 से 2,400 रुपए कर दिया है। मूंग का भाव 8,682 रुपए से 8,768 रुपए कर दिया है। मूंगफली का एमएसपी 6,783 रुपए से बढ़ाकर 7,263 रुपए कर दिया है। वहीं सूरजमुखी का भाव 7,280 रुपए से बढ़ाकर 7,721 रुपए कर दिया है। वहीं तिल का एमएसपी 9,267 रुपए से बढ़ाकर 9,846 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। हरियाणा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब ज्यादा सावधान हो जाने का वक्त है। हरियाणा में गाड़ियों के चालान करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। अब सीधे डिजिटल निगरानी के जरिए बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के चालान होगा। पुलिस का यह एक्शन खासतौर पर उन वाहन मालिकों के खिलाफ है जिनकी गाड़ियों का पीयूसी सर्टिफिकेट या फिर इंश्योरेंस अपडेट नहीं है। हरियाणा पुलिस ने एक स्मार्ट डिजिटल एनफोर्समेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की टीम शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों से गाड़ियों की निगरानी कर रही है। जैसे ही कोई गाड़ी कैमरे में आती है, सिस्टम रियल टाइम में वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के जरिए पीयूसी और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड खंगालता है। अगर कोई दस्तावेज एक्सपायर्ड या फिर मिसिंग मिलता है तो वह अपने आप ई चालान जनरेट हो जाता है और सीधे वाहन मालिक को भेज दिया जाता है। सिर्फ एक महीने की बात करें तो बीते एक महीने में 4,144 चालान ऐसी गाड़ियों के काटे जा चुके हैं जिनका पीयूसी यानी पॉल्यूशन प्रमाण पत्र नहीं था। वहीं 2,682 चालान ऐसे थे जो बिना वैध इंश्योरेंस के पाए गए। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए गए टैब में अब फ्री इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पाएगी। दरअसल इस बारे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सत्र 2025-26 के लिए किसी भी प्रकार की नेट सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। देखा जाए तो अब विद्यार्थियों को टैब पर ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपनी जेब से डाटा खर्च करना होगा। नोटिस में जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब विद्यार्थियों को इंटरनेट का खर्च स्वयं उठाना पड़ेगा, अन्यथा स्कूलों में लगे ब्रॉडबैंड से बच्चे इंटरनेट लेकर पल सॉफ्टवेयर पर अपना काम कर सकेंगे। प्रतिवर्ष अनलिमिटेड डाटा के साथ मिलने वाली सिम से अब नेट नहीं चल पाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ई अधिगम टैबलेट परियोजना की बात करें तो कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए साल 2022 में इसे शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने 87 नए हार्टोन एडवांस स्किल सेंटर्स खोलने की योजना बनाई है। इन दिनों राज्य में 10 सेंटर चल रहे हैं, जहां पर हर साल लगभग 25,000 युवाओं को आईटी फील्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए हर साल की सब्सिडी भी देगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे हार्टोन के जरिए चलाए जा रहे आईटी परियोजनाओं का लाभ उठाएं। मंत्री ने आगे कहा कि यह डिजिटल युग है, आज के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आया है, जो कि राज्य सरकार उन्हें सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बैठक में हार्टोन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर जे गणेशन ने मंत्री को आईटी क्षेत्र में शुरू की गई पहलों के बारे में जानकारी दी और बताया कि स्टार्टअप 2022 नीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1,000 विद्यार्थियों को अनुदान सहायता दी जाती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार 12 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ग्रुप C की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET के लिए हरियाणा SSC ने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है। इसमें 75% अंक सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव योग्यता, अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित होंगे। वह हरियाणा के इतिहास, समसामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति के लिए 25% अंक शामिल होंगे। सिलेबस
10+2 या फिर समकक्ष के लेवल का होगा। कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य होगा। परीक्षा में प्रत्येक सवाल के 5 ऑप्शन होंगे, जिनमें से OMR शीट पर सही ऑप्शन वाले नंबर पर गोला भरना होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता है तो उसे 5वां गोला अवश्य भरना होगा। यह अनिवार्य रहेगा। यदि किसी भी सवाल का उत्तर खाली छोड़ा तो उसके लिए अंक काटा जाएगा। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी व उसमें 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। सीईटी में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50% और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% अंक लेना अनिवार्य होगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सीईटी को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर 90-634 93-990 जारी किया है। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में बताया कि परीक्षा के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो इस नंबर यानी कि 9063493990 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। अब बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि कंपार्टमेंट परीक्षा की शुरुआत 15 जुलाई से हो रही है। इससे पहले स्कूलों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी LOC जमा करनी अनिवार्य रहेगी। LOC जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत 30 मई से होने जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया केवल सीबीएसई की वेबसाइट पर परीक्षा संगम लिंक के माध्यम से होगी। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए वही छात्र पात्र रहेंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मुख्य परीक्षा भाग लिया था और उनकी कंपार्टमेंट आई है, या फिर वे बच्चे जो प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। 10वीं के छात्र 2 विषयों तक सुधार कर सकते हैं, जबकि 12वीं के छात्रों को अपने सिर्फ एक विषय में सुधार करने का मौका मिल सकता है। वर्ष 2024 में पहली बार कंपार्टमेंट में शामिल होने और अब तीसरी बार फिर से कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्र सिर्फ प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में अप्लाई कर सकेंगे। सीबीएसई की ओर से साफ किया गया है कि यह स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कंपार्टमेंट छात्रों की जानकारी समय पर ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दें। ऐसे में जो भी छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्हें बता दें कि परीक्षा की शुरुआत 15 जुलाई से होने जा रही है। भारत सरकार द्वारा बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड की सौगात दी गई है। इसके तहत जो बुजुर्ग 70 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। अगर कोई सीनियर सिटीजन यह कार्ड बनवा लेता है तो उन्हें 30,000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल में इलाज करवा पाने की सुविधा मिलेगी। इन्हें बनवाने में केवल आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना के तहत 1961 प्रकार की बीमारियों पर 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इनमें कैंसर, हार्ट सर्जरी, डायलिसिस, जोड़ों का ऑपरेशन आदि शामिल है। जो सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत कवर होते हैं उन्हें पहले दिन से ही पुरानी बीमारियों का कवर भी दिया जाता है। इस योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत देश भर के 30,000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है जो पूरी तरह से मानव रहित है। इसके संचालन की तैयारी शुरू की जा चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजगेड़ा में इसे स्थापित किया गया है। आज से एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक बने टनल को भी ट्रायल के लिए खोला जाएगा। NHAI द्वारा बनाए गए इस द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर कितना शुल्क लगेगा इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस पर लगने वाली दरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी हो सकती है। वहाँ पर प्रति किलोमीटर 2 रुपए से अधिक का शुल्क लिया जा रहा है। यह प्रदेश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा है। इससे पहले सोनीपत में भी ऐसा ही टोल प्लाजा बनाया जा चुका है। ऑटोमेटिक टोल सिस्टम से टोल वसूली की प्रक्रिया तेज होगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। वाहनों को टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर टोल प्लाजा पर लगे बूम बैरियर की जगह या मॉडल सेंसर युक्त बूम बैरियर लगाए जाएंगे। इन्हें एडवांस टोल मैनेजमेंट सिस्टम से अटैच किया गया है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन जब इस सेंसर के रेंज में आएंगे तो अपने आप ही फास्टैग से टैक्स कट जाएगा। वाहन के पहुंचने से पहले ही बूम बैरियर ऊपर उठ जाएंगे। यह पूरा सिस्टम हर प्रकार से मानव रहित होगा और प्रत्येक लाइन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार यदि कोई गाड़ी 50 मीटर की दूरी में आती है तो वह बिना टोल शुल्क के बाहर नहीं निकल पाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा और चंडीगढ़ में 29 मई यानी आज होने वाले मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को स्थगित कर दिया है। केंद्र के फैसले के बाद मॉक ड्रिल स्थगित की गई है। अब मॉक ड्रिल बाद में होगी, जिसकी तारीख की घोषणा केंद्र अलग से करेगा। मॉक ड्रिल में ड्रोन जैसे हवाई हमलों से बचाव का अभ्यास होना था, साथ ही सायरन भी बजने थे। वहीं पाकिस्तान से सटे पंजाब के 6 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका में 3 जून को शाम 7 बजे मॉक ड्रिल होगी। सिविल डिफेंस के डीजीपी संजीव कालड़ा ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, क्योंकि अभी सिविल डिफेंस स्टाफ ट्रेनिंग में लगा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ा था तब भी ये 6 जिले ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। आपको
आपको बता दें कि मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे कि एयर स्ट्राइक या हवाई हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितने जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर गठित की गई सब कमेटी की बुधवार को हुई 5वीं बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए। इनमें 3 जिलों यमुनानगर, सिरसा और झज्जर के 10 गांवों की तहसील बदलने की सिफारिश की गई है। इनमें यमुनानगर के 2, सिरसा के 5 और झज्जर जिले के 3 गाँव शामिल हैं। इसके अलावा सब कमेटी ने प्रदेश में नए जिले, तहसील, उप तहसील और उपमंडल बनाने के नियमों का भी खुलासा किया। इसमें बताया गया है कि एक नया जिला बनाने के लिए कम से कम 125 गाँव होने चाहिए। बचे हुए प्रस्तावों के संबंध में उपायुक्तों यानी डीसी को दोबारा से रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक तक भेजने के निर्देश जारी किए हैं। संबंधित डीसी की ओर से भेजी गई सिफारिशों के आधार पर अगर मानक सही पाए जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजी जाएगी। कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदो और डबवाली को नया जिला बनाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर काम अभी चल रहा है। हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बन सकते हैं। फिलहाल की बात करें, हांसी अभी हिसार जिले का हिस्सा है, डबवाली सिरसा का हिस्सा है, गोहाना सोनीपत के अंदर आता है, असंध करनाल का हिस्सा है और सफीदो जींद जिले का हिस्सा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 239 अंक की गिरावट के साथ 81,312 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 73 अंक की गिरावट रही और ये 24,752 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 475 रुपए बढ़कर 95,627 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी का भाव 1,128 रुपए बढ़कर 97,653 रुपए हो गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,500 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 97,630 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।